कि आज जब चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, ऐसे में तमाम ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं। मेरे साथ मेट्राइज के संस्थापक मनोज कुमार सिंह साहब हैं, उनसे इसके बारे में उनका एक डाटा है और बहुत ही दिलचस्प डाटा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पोल ऑफ पोल्स। बिहार में आज चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं पोल ऑफ द पोल, यानी अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले ओपिनियन पोल में किसने बाजी मारी है। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी आरजेडी के दावों से उलट पोल के अनुमान एनडीए के पक्ष में हैं। इसके अलावा मेट्राइज के ओपिनियन पोल में भी अनुमान इसी के आसपास है। एनडीए को 150 से 160 सीटें, तो महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज का खाता भी खुलने का अनुमान है, 2 से 5 सीटों पर उन्हें जीत मिल सकती है। जेवीसी के पोल में एनडीए को थोड़ी कम सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए को 131 से 150 और महागठबंधन को 81 से 103 सीट और जन स्वराज को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। जबकि स्पिक मीडिया नेटवर्क के अनुसार एनडीए को 158, महागठबंधन को 66 और एआईएमआईएम को 4 सीटें मिल सकती हैं। वोट वाइब के अनुसार एनडीए को 130 से 158 और महागठबंधन को 66 से 103 सीटें मिल सकती हैं। पोल्स ऑफ पोल का अनुमान अपनी जगह है, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद नेता नगरी में भी अपने अपने दावे हैं। ओपिनियन पोल में जहां आपने देखा कि महागठबंधन को 66 से 85 सीटें ही मिलती दिख रही हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से भी दावा कमजोर नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को सुनिए। मेरा अनुरोध होगा कि इस बार जो आप मत करने जाएंगे, क्योंकि 2 चरण में चुनाव होने जा रहा है, अभी जस्ट इलेक्शन कमीशन ने डेट का अनाउंस किया है, तो आप सब लोग जब भी जाते हैं तो इस बार 20 साल में जो बिहार का बर्बादी हुआ है उसके ऊपर जरूर विचार करें, और इस बार मत आप जब करें तो बिहार का बदलाव के लिए करें। हमारी तैयारी आपको पता होना चाहिए बूथ लेवल तक है। कांग्रेस के जितने भी अनुभवी लीडर्स है सब बिहार पहुंच रहे हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, चुनाव लड़ेंगे और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा। इंतजार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन तैयार है और लंगोटा पहनकर हम लोग तैयार हैं। सबको हम लोग पटकनियाँ देने का काम करेंगे, और लंगोटा मीन्स जनता का आशीर्वाद लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, और जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को है, और महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। नहीं, चुनाव आयोग ने सही निर्णय किया है, क्योंकि 121 122 सीटों पर 2 फेज में चुनाव किया है, और पिछली बार तो ज्यादा फेज में था, इस बार 2 फेज में है, और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और एनडीए की सरकार फिर से बन जाएगी। इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। पिछली बार शाहबाद और थोड़ा सीमांचल में हमारी सीटें में थोड़ी कमी आई थी। पूरा बिहार जीतेंगे। इस बार एनडीए 200 के पार जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने ही अंदाज में दावा किया है एनडीए के प्रचंड जीत को लेकर कि 6 नवंबर 11 नवंबर को जो वोटिंग होगी, वो ये वोटिंग बिहार को डेवलप्ड करने के राह पे दौड़ाने के लिए एनडीए को जाएगा। जब मैं बंगलोर में कल गया तो सब जगह से एक ही बात गूंज रही थी कि भारतम शुभ भारतम, ओ बिहार वाला भारतम, शुभ भाल वाला भारतम। वो बिहार बड़ी मुश्किल से जंगल राज से दूर आया और खुशियों के रास्ते पे बढ़ा है। 6 नवंबर 2025 एक 5 साल का और रिन्यूअल करेगा बिहार को। अब यहाँ से एक और नया उड़ान मोदी जी और नीतीश जी, चिराग भाई, कुशवाहा जी, मांझी जी के साथ। बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से हमारे संवाददाता अमित सिंह ने बात की। यस राजी, पूरी तैयारी हो चुकी। एक योद्धा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, और ये तो युद्ध नहीं, ये तो लोकतंत्र का महापर्व है।
तो हम युद्ध भी लड़ते हैं, पर्व भी मनाते हैं। लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व में हम सब भागीदारी के लिए तैयार हैं। छठी मैया से क्या मांगेंगे? छठी मैया का जो सकारात्मक ऊर्जा बिहार को अपनी ऊर्जा से फिर से प्रकाशित करे, मन के विकारों से मुक्त करे, बंधनों को तोड़कर बिहारी फिर से गौरवान्वित हो, यही हमारी छठी मैया से आराधना है। तेजस्वी यादव ने एक बयान अभी जारी किया और कहा है कि भाई हमको वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो गिड़गिड़ाता हो, हमको शेर की तरह गुर्राने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। आखिर बताना क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव? जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मना रहे हैं, वो शेर की बात कर रहे हैं। अरे शेर तो वो है जो जमीन पर पसीना बहा करके अपनी पहचान अपने कर्म से करता है, जिनके माता पिता के नाम से कोई अलावे कोई पहचान नहीं, उनके मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देता। क्या लगता है इस 2 चरणों में जो चुनाव की मांग आप पहले से आप लोग कर रहे थे, जेडीयू 1 चरण में कह रही थी, बीजेपी और एनडीए के लिए क्या सुखद होगा ये 2 चरण में चुनाव? ये चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, सभी पार्टी के बातों को सुन करके और जिनको संविधान और संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, उस पर कोई कमेंट नहीं। जनता आपको फिर दोबारा क्यों लाएगी? क्योंकि 2 दशक से लगातार आप लोग हैं, फिर इस पर क्यों चुनेगी? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपने सबसे बड़ा काम किया है कि जनता आपके साथ है? बिहारियों का सम्मान, बिहारियों का विकास, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी के साथ अवगत करा करके विकास के रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। आखिर में क्या जादुई आंकड़ा पार करेगी इस बार एनडीए फिर से? क्या इस बार भी चुनाव आप जीत रहे हैं तो कितनी सीटें आएंगी आप लोगों को, कितनी जीत होगी? फिर से बिहार 2010 के इतिहास को तोड़ेगा, उस रिकॉर्ड को। एनडीए सरकार 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और यही बिहारी है जो कोई माई बाप समीकरण में नहीं फंसा। बिहारी विकास के साथ बढ़ेगा, बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी सम्मान का प्रतीक बनेगा, हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। हर बिहारी सब पर भारी। और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 2010 वाला जो सबसे मजबूत मैंडेट आया था वही फिर से दोहराने की तैयारी है। 2025 में सबसे बड़ी बढ़त के साथ एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन नील बनी के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो मेरे साथ मेहमानों का एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार है, मेरे साथ मेट्राइज के संस्थापक मनोज कुमार सिंह है, मेरे साथ नीरज कुमार है जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और रविशंकर राय है जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। सबसे पहले मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपने बहुत बड़ा अंतर दिया है जो पोलिंग परसेंटेज आपने किसको कितना मिलेगा ये प्रेडिक्ट किया है, उसमें 49% आप एनडीए को दे रहे हैं और 36% आप महागठबंधन को। क्या इतना अंतर होगा? एकदम होगा। देखिए, बहुत सारी इतनी घोषणाएं हुई हैं और जिसका प्रभाव भी आप चुनाव में देखेंगे। दूसरी बात है कि मैं पिछली बार भी बोला और अभी भी बोलता हूं दीपक जी कि जो राहुल गांधी ने डैमेज किया है इस बार चुनाव का, वो आप जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन आप देखिएगा कि क्या उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है आरजेडी के लिए। तो ये चीजें हैं, चुनाव में आप मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे बिगाड़े नहीं जाते। बने हुए मुद्दे को समाप्त करके नए मुद्दे पे आप जाना चाह रहे हैं चुनाव करने। और इस बार नीतीश ने जिस तरीके से अपने वोटरों को साधने के लिए, जिसे उनकी सबसे मूल वोटर जो है महिलाएं हैं, उनको साधने के लिए एक बड़ा पैसे का उन्होंने ऐलान किया है, उनको बेनिफिट पहुंचाया है। 2015 की चुनाव बात करें तो आप देखे होंगे कि साइकिल जो बच्चियों को दिया गया, पुस्तक दी गई, ड्रेस दिया गया, वो काफ़ी हद तक उन चुनाव को प्रभावित किया था और एक काफ़ी अच्छे तरीके से जीता। पिछली बार जो जेडीयू का जो नुकसान हुआ था वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने किया था, और इस बार चिराग पासवान जो दिख रहा है, कल को मैं नहीं जानता हूं कि क्या होगा, लेकिन अभी यदि उस हिसाब से आते हैं तो जेडीयू का नुकसान कम होगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार वो ज़्यादा सीट लेकर आएंगे। तो वोट परसेंटेज का जो बढ़ाव हुआ है इसी स्तर पर हुआ है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की एंट्री हुई है इनके साथ, दूसरी बात उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हुई है, और ये सब आकर मिलकर फिर वो अपने पुराने वोटरों को संगठित किया है और एनडीए जो है एक बड़े तबके में अपनी पैठ बनाई है और
चुनाव आने के माने दरमियान जो है तेजस्वी अब मुद्दों के तलाश में पड़े हुए हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वोट चोरी पे जाऊं या जो मैंने पिछले जो बेरोजगारी पे, पलायन पे, इन सारे मुद्दों पे जो मैंने वोट इकट्ठा किया था उस पे खड़ा हूं। आज प्रश्न भी जनता वही पूछती है कि कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर आप चुनाव लड़ना जा रहे। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुंचा रहा है और ये 49% का वोट आज के डेट में बड़ा दिख रहा। लेकिन आप वो भी दीपक जी, आप तो काफ़ी कुछ ओपिनियन पोल के ऊपर और एग्जिट पोल पे काम कर चुके हैं। आप महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का मैं शुरुआत करता हूं, उस समय भी आप सशंकित थे मेरे वोट परसेंटेज को लेकर कि मनोज जी का इस तरह के हो सकते हैं आंकड़े। आपके सहयोगी ने तो इतना बोला था कि मैं कि स्टूडियो के बाहर आपसे बात करूंगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको चौंकाया गया और शिवराज सिंह चौहान इतने वर्षों के बाद एक बड़े मैंडेट के बाद आए। उसी तरह से महाराष्ट्र के आप चुनाव को देखे होंगे कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कटघरे में खड़ा किया जाता था और एक कहा जाता था कि शिवसैनिक उनके साथ नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजे किस तरीके से आए और कितने बड़े मैंडेट के साथ वो वापस आए। हरियाणा का जवान, किसान और पहलवान के बीच में कहा जाता था कि बीजेपी फंस चुकी है, लेकिन उन सारे मिथ्यों को तोड़ते हुए बीजेपी अपने आप को आगे निकाले। तो ये मैनेजमेंट का खेल होता है और बीजेपी आज से नहीं, पिछले 4 महीने से उन मतदाताओं को अपने साधने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कैसे है। और अभी तो बिहार के जो वोटर हैं, जो बिहार में जाकर वोट करेंगे, जो हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में या कुछ ऐसे जगहों पे जहां बिहारी वोटर थे, उनके साथ पिछले 6 महीने से संवाद स्थापित कर लिया गया था कि इस बार यदि आप बिहार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वोट करें। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फोल्डर को ये वोट परसेंटेज आएंगे। दिलीप सर, क्या इतना पीछे रह जाएगा वोट प्रेडिक्शन के हिसाब से? क्योंकि सिर्फ मेट्राइज का नहीं, बाकी भी जो ओपिनियन पोल आए हैं वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एनडीए ग्राउंड पर बेहद मजबूत है। देखिए, मेरा मानना है मनोज जी इस बात को बेहतर जानते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेके तमाम तरह के सवाल, और ओपिनियन पोल एग्जिट पोल लगातार अगर आप देखेंगे तो सवालों के घेरे में ही रहा है और इसको लेके लोगों के मन में हमेशा से सवाल रहता है। लेकिन सब लोग यही पूछते हैं कि आप लोगों का क्या आकलन है। मनोज जी ने जो किया है वो जाहिर है एक अच्छे सैंपल साइज पे उन्होंने किया है और उनका जो है साइंटिफिक तरीके से जितना वो कर सकते हैं वो हमारे सामने में, देश के सामने उन्होंने रखा है। और चुनाव परिणाम जो भी हो, मुझे लगता है एज तो बहुत साफ किसी को भी, जितने भी लोग हैं जो हम जिसको हमने कहा एक डेस्परेट अटेम्प्ट के तौर पे हमने देखा कि चुनाव के ठीक पूर्व जो है कई तरह की घोषणाएं की गई, तो जाहिर है चुनाव को प्रभावित करने के लिए पार्टियां करती है और बीजेपी और जेडीयू ने, एनडीए ने ये वहाँ पे किया है और उससे फ़ायदा होने की संभावना संपूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से तो आप मान सकते हैं उसका असर होगा ही होगा। साथ ही साथ जो बिहार में जिन कारणों से बिहार को जाना जाता है और नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, वो 20 साल से उन्होंने एक टर्म को हमने सुना है सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक जो वो समीकरण बनाते हैं उससे जो फ़ायदा वो सियासी तौर पे लिया उन्होंने, वो स्थापित किया हुआ उन्हीं का है। और बिहार में वो ओबीसी में से यादव को निकाल के एमबीसी बनाया, दलित में से उन्होंने पासवान साहब को निकाल करके फिर उन्होंने महादलित बनाया। तो उनके सफल प्रयोग को बीजेपी जो है, बीजेपी उससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो बीजेपी को हुआ है। और बीजेपी नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अगर देखें तो वहाँ पे पार्टी जो है नंबर 1 की पार्टी है। 15 में 20 में अगर देखेंगे तो बीजेपी का जो आंकड़ा है, सीटों का आंकड़ा और वोट प्रतिशत में अगर देखें तो एक बेहतर प्रदर्शन रहा है बीजेपी का। और 20 के बाद सबसे 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री वहाँ पे बनवाया और कह भी रहे हैं बीजेपी के तमाम लोग, जितने तरह की छवि हमने देखी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आया, उसके बावजूद भी बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार आगे चलेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। तो नीतीश जी का जो समीकरण है और जो मनोज जी का जो आंकड़े हैं, अगर उसको मिला के देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद प्लस माइनस जो भी हो, ये आपको आंकड़े ठीक डायरेक्शन में दिखेंगे, दिशा आपको लगता है कि शायद सही हो। लेकिन कोई भी चुनाव, मुझे लगता है कि इस चुनाव में खास करके प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई वहाँ पे सशक्त कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री, यही दो चेहरे वहाँ पे हैं जो एनडीए के लिए, और उसके बाद जो कुछ सर्टेन वोट परसेंटेज, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, तो उनको जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े आपको लगेगी कि नहीं, ये इस तरह के परिणाम आपको 14 नवंबर को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चुनाव आपने बहुत ज़मीन पे जाके आपने खुद कवर किया है। कई सारे हमारे यहाँ सरप्राइज जो है, हमेशा तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, मुझे लगता है 2004 में तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने भी ओपिनियन पोल थे, वाजपेयी जी को दोबारा वापस ला रहे थे, और आप उस समय बिल्कुल ज़मीन से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम क्या हुए? तो मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आधार पे तो नहीं, और जो संकेत है उसके आधार पर अगर देखेंगे तो हाँ, ये मिलता है कि हाँ, वहाँ पे एज है, क्लियर कट एज दिखता है। और उसमें जो सबसे बड़ी जो कारण जो मनोज जी कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कांग्रेस का जो वोट चोरी का आरोप था उसकी तो हवा निकल गई। चुनाव आयोग ने बिल्कुल, जब लिस्ट 7 करोड़ 42 लाख वोटर के जो लिस्ट आए, तो उसके बाद उसका कोई अब मतलब नहीं रह गया। जो पूर्ण रूप से तेजस्वी का जो चुनावी मुद्दा था, अगर वो कि आज पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर, कमाई के लिए बिहार से बाहर, दवाई के लिए बिहार से बाहर, तो वो जो मुद्दा अगर था तो वो ज़मीन पे लोगों को हिट करता। आज बहुत शानदार रूप से अगर देखेंगे तो कांग्रेस से अलग तेजस्वी ने कहा कि हर घर में रोजगार को वो पहुंचाएंगे, पहला ट्वीट जो आया है चुनाव के बाद। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की जो अपनी रणनीति थी उसमें कांग्रेस के कारण वहाँ पे उसको झटका जरूर लगा, शुरुआती झटका। अब वो शुरुआती झटके से कितना उबार पाते हैं, और ख़ास करके जब भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी, उनके संगठन नीचे स्तर तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व हो, तो वहाँ पे तेजस्वी उससे कैसे डील कर पाएंगे, क्या उभर पाएंगे, एक ये बड़ा सवाल मेरे मन में इस वक्त तो जरूर है। और उसमें एक जो तड़का है वो है एक्स फैक्टर पीके। अब वो किसको डैमेज करेंगे? जब प्रत्याशी जमीन पे उतरेगा पीके का, तब आपका आकलन ये बेहतर होगा कि ये परिणाम जो है कितने हद तक इस तरफ जाते हुए मिलेंगे। मुझे लगता है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा प्रत्याशी उतरने का। 9:30 बजे हम एक्स फैक्टर पर ही बात करेंगे। कौन कौन से एक्स फैक्टर हो सकते हैं बिहार चुनाव के अंदर, उन तमाम पर्सनालिटीज के ऊपर डिस्कशन होगा। सीधे चलता हूं रविशंकर राय जी के पास, जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। ओपिनियन पोल में रविशंकर जी आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है ओपिनियन पोल। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वोट चोरी के मुद्दे ने, जिन मुद्दों को तेजस्वी यादव पिछले 2-2.5 साल से बिल्ड कर रहे थे, उन तमाम मुद्दों को पीछे कर दिया है और राहुल गांधी ने आरजेडी का बड़ा नुकसान कर दिया है? नहीं दीपक जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हर मुद्दों का अपना एक स्थान है। जिस समय में वोट चोरी का मुद्दा निकल के आता है, वो चुनाव आयोग का जो व्यवहार रहा उस वजह से निकल के आता है। ये ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव तो हम सिर्फ अपने विपक्षी दलों से नहीं लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ भी एक चुनाव लड़ रहे हैं। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 8 तारीख को फिर डेट है। तो वोट चोरी के मसले को, और जो एक तरह का पक्षपात दिखा है चुनाव आयोग के व्यवहार में, उसको उजागर करना तो हमें लगता है कि जरूरी था। और राजनीति में हम तो अभी एक विपक्षी दल हैं, तो राजनीति में सिर्फ चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, तो सिर्फ वोट की राजनीति करना, चुनाव जीतने की राजनीति करना, और जो अहम मसले हैं यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में दिख रहा था, लोगों का वोट करने का अधिकार खतरे में दिख रहा था, उसको उजागर ना करना वो भी एक अच्छी राजनीति नहीं है। और लगातार तेजस्वी जी दूसरी योजनाओं को लेकर, विकास के योजनाओं को लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये उन सारे मुद्दों को ये रिप्लेस कर देगा या कर दिया है। और अभी समय है, चुनाव में अभी समय है, और इस बीच और भी चीजें मुझे लगता है अनफोल्ड करेंगी। और हम तो बहुत स्पष्ट तरीके से ये मैं कहना चाहता हूं कि हम तो विपक्षी दलों से चुनाव लड़ रहे हैं, और कॉरपोरेट हाउसेस जो बड़े मीडिया हाउसेस को ओन करती हैं, जो सरकार से सवाल नहीं करती,
एक तरह से उस विचार के खिलाफ मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी एक लड़ाई है, और चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा है उसके ठीक है। खिलाफ भी एक लड़ाई है। और आपने कह ही दिया कि ओपिनियन पोल्स का तो कई बारी वो सही साबित होते हैं, कई बारी गलत साबित होते हैं। 2024 में भी जो आंकड़ा अनुमान लगाया गया था एनडीए के लिए, वो आंकड़ा वो हासिल नहीं कर पाए। तो अभी देखते हैं, अभी मुझे लगता है समय है, थिंग्स विल अनफोल्ड। ठीक है, सीधे चलता हूं नीरज जी के पास। नीरज जी, मुझे बताइए, क्या वोट चोरी का मुद्दा चिपक पाया बिहार में? देखिए, भी जिस तरह से राजद के प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी बातों से ही हताशा निराशा साफ झलक रहा था। वो पहले ही हार मान चुके हैं। दीपक की तरह से भी चुनाव जो है एनडीए बनाम ठगबंधन के बीच का नहीं है। यह चुनाव है विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज का, संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण का, विकासवाद बनाम परिवारवाद का, प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों के बचाव का, सनातन का उत्थान बनाम सनातन के अपमान का, जन विश्वास बनाम जन आक्रोश का। इन लोगों ने बिहार को कहां सत्ता में पहुंचा दिया था। आज बिहार के लोग 6 लेन सड़क पे दौड़ रहे हैं। आज ही पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ। पटना वासी भी कह सकते हैं कि वो मेट्रो सिटी में रहते हैं। हजारों लाखों योजनाएं लगातार मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार को दे रहे हैं। और इस बार बिहार का चुनाव में एनडीए सरकार में सुविधाओं का बिहार बनाम संघर्ष का बिहार है। आरजेडी के शासनकाल में तो सिर्फ देखें कि हर तरफ हत्या, हरण, लूट, करीब 118 से अधिक नरसंहार। तो जनता नहीं चाहती बिहार की दोबारा वो जंगल राज आए। बिहार को वो सरकार चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आज देखिए बिहार कहां से कहां पहुंच गया। किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी के बराबर बिहार है। कनेक्टिविटी शानदार है, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, औद्योगिकरण बिहार का हो रहा है। 1,81,000 करोड़ के निवेश तो हो रहे हैं और 1 लाख करोड़ का काम जमीन पर उसमें शुरू हो चुका है। तो बिहार के लोग वैसी सरकार चाहते हैं कि स्थिर सरकार हो, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। और माननीय मोदी जी और नीतीश जी का संकल्प है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का, तो बिहार की जनता भी उन संकल्पों के साथ है। इसलिए बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार हम लोग एनडीए के साथ में। और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी ये लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब इसमें अपनी आहुति डालें और एक सक्षम, स्थिर और विकास करने वाली सरकार को चुने। और पूरा भरोसा है बिहार की जनता वही करेगी। इसमें कि कांग्रेस के में अलग खिंचातान चल रहा है, महागठबंधन में एक दूसरे को लोग छोटा भाई बनाने के चक्कर में है। लालू जी के परिवार में अलग आग लगा हुआ है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही थी चारों भाई बहनों में। ये इस तरह से रण के मैदान में नहीं आ जाता। एक तरफ जहां एनडीए के 5 घटक दल पांडव की भांति एक एकता के साथ, एक निश्चित लक्ष्य के साथ, और वह लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाने का, उस लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान उतर रहे हैं। वहीं ये लोग सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए सत्ता लोलुपता में किसी तरह से सत्ता हासिल करो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, ठीक है, इस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उद्देश्य ही इनका अपवित्र है और अपवित्र उद्देश्य के साथ पवित्र काम नहीं संभव हो सकते। इसलिए बिहार की जनता इन्हें नकारने वाली है। जी, लेकिन यूसुफ, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब भी बीजेपी चुनाव के अंदर उतरती है, चाहे 2005 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2015 हो, 20 हो और अब 25 हो, 20 साल का जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज। सवाल यह है कि यही मुद्दा क्यों, और क्या यही मुद्दा बार बार चल जाता है? लालू यादव का जंगल राज आज भी लोगों को याद आता है? देखिए, लोगों को क्या याद आता है, क्या याद नहीं आता, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन बीजेपी हमेशा इतिहास में जीती है और वो इतिहास के मुद्दों को वर्तमान में ला करके राजनीति करती है। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में मोदी जी तो 1000 साल पहले चले गए थे। तो बिहार के चुनाव में आपने बिल्कुल सही बात कही। 2005 से पहले भी वो जंगल राज की बात करते हैं। भाई 20 साल से आपका राज वहाँ चल रहा है। बीच में 1-2 साल अगर छोड़ दें तो आरजेडी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार रही। लेकिन मोटे तौर पे हम कहें 20 में कम से कम 18 साल तो बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू की मिलीजुली सरकार रही है। उस सरकार में उपलब्धियां क्या है, उनके ऊपर आप चुनाव लड़िए। आप क्यों पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हैं, क्यों उस दौर में ले जाना चाहते हैं? और क्या जो उस दौर में जो भी कुछ हुआ, क्या उससे कम इस दौर में भी कुछ हुआ है? तो ये एक बीजेपी का एक ट्रैप है। बीजेपी उसी ट्रैप में लोगों को रखना चाहती है। बीजेपी जो राजनीति कर रही है, जो आपने बात के हिसाब जंगल राज किया, ये एक तरह से लोगों की जो अंदर की डर पैदा करके उनके वोटों का शोषण करने की बीजेपी की स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश में भी काम करती है, ये स्ट्रेटजी उनकी बिहार में भी काम करती है। इस बार करेगी कि नहीं करेगी ये, क्योंकि बीजेपी के, देखिए दीपक जी, बीजेपी इस मामले में माहिर है कि वो एक
अकेले मुद्दे पे चुनाव न लड़के एक कंपोजिट मुद्दे बनाती है। और उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जैसे भी बीजेपी के प्रवक्ता बता भी रहे थे कि भाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, विकास का मॉडल है और लाभार्थी योजना है जो मोदी जी का आने के बाद लाभार्थी, ऐसा नहीं है, जन कल्याणकारी योजनाएं तो आज़ादी के बाद से चली हैं। ठीक है, तो उसके पास जो कंपोजिट मुद्दा है उसकी काट विपक्षी दलों के पास नहीं है, इसलिए बीजेपी का उसमें एज रहता है। ठीक है अवधेय जी, एक छोटा सा जवाब। यूसुफ ने कहा कि बीजेपी इतिहास में जीती है, इतिहास का डर दिखा दिखा के बार बार वोट लेती है। आप उनके तर्क से सहमत हैं? अब ये तर्क तो बरसों से दिया जा रहा है, जो चीजें सामने है वो दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी इतिहास केवल लोगों को ध्यान में लाने के लिए कि उससे हम सीख ले जरूर उठाती है, लेकिन काम तो वर्तमान का ही करती है। इस समय देखिए, उसके बजाय ये जो हम लोग ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रहे थे, एक तो ओपिनियन पोल अभी तक जितने हैं, आपका भी अनुभव है कि उसमें आंकड़े निकालने में कई बार भूल हो जाती है। लोग तो अपनी बात बताते हैं, लेकिन उसको डाटा में एनालाइज करना, अब जैसे इनका जो है मनोज जी का अगर 49% वोट हो तो ये डरते डरते 150-60 दिए होंगे। मेरे हिसाब से 49% वोट किसी पार्टी को मिलेगा तो पिछली बार तो 38% वोट में 206 सीटें थी उसमें। उस समय केवल दो पक्षी थी, इस बार एक तीसरा मतलब हो गया, थोड़ा अंतर आएगा। तो 49% वोट इसमें अगर कोई काट लेगा तो उसको तो 200 से ऊपर सीटें आनी चाहिए। तो वो क्या है कि डाटा के एनालिसिस में कुछ समस्या होती है। दूसरा क्या हुआ है कि जैसे कुछ लोग तो प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी सर्वे में आ गए हैं जो कई बार पार्टियों के दबाव में, कई बार चैनलों के दबाव में अपने भी आंकड़े आगे पीछे कर देते हैं। उसके कारण विश्वसनीयता जो है वो घटी है। अन्यथा मेरी जितनी समझ है सेफोलॉजी की, मैंने तो उस समय लेख लिखा था जब 99 में हुआ था कि सेफोलॉजी भी एक चुनाव शास्त्र है। लास्ट इसकी पंक्ति यह है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में भी ओपिनियन पोल आंकड़ों के हिसाब से कम हुआ है, लेकिन अगर एनडीए को बढ़त बता रहा था तो एनडीए बढ़त में था। और कई राज्यों में, 3 राज्यों में ओपिनियन पोल जरूर फेल हुआ है, लेकिन भारत के अनेक ज्यादातर राज्यों में, 4 राज्यों में ओपिनियन पोल थोड़ा, लेकिन भारत के अन्य राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो राज्यों के हिसाब से ज्यादातर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सही साबित थे। नेशनल लेवल पर आप देखते हैं तो इसलिए ओपिनियन पोल को पूरी तरह खारिज करने के पहले उसको ठीक से एनालाइज करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यह बता रहा है कि अभी तक लोगों ने जो मत दिया है वो मत दिया है कि हमको यह सरकार चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस